आज हम आप लोगों को किस तरह से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी निकालते हैं वो बताएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन electron in the particular orbit in the atom। हम लोग कल देखे थे कि कोई एटम के अंदर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये हो गया रेडियस r और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को टोटल एनर्जी निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तब काइनेटिक एनर्जी निकालें, तब दोनों को सम निकालें, वही हमारा टोटल एनर्जी होगा। मतलब टोटल एनर्जी बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv², जहाँ m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के पहले सबसे हम लोग ये देखें कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसका वैल्यू होता है F इक्वल टू K Q1 एवं Q2 बाई R²। इट मीन्स K इंटू ZE इंटू E बाई R²। ये दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसका वैल्यू है। ये किसके बराबर होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। हम लोग जानते हैं इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड electron having charge E। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या होगा? mv²/r। ये हम लोग उस दिन भी पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग एक इक्वेशन के रूप में लिख लें। अब हम लोग आगे बढ़ें। इट मीन्स K ZD²/R² इक्वल टू mv²/r। R कैंसिल हो गया, इसलिए mv² बराबर K ZD²/R। इसको हम लोग सेकेंड मान लें। अब हम लोग ये काइनेटिक एनर्जी हुआ जिसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए कि ½ KZD²/R। अब हम लोग
पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा माइनस के जेड ई इंटू ई बाई आर बराबर के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग को ये समझ लें कि पोटेंशियल एनर्जी कहते किसको हैं। अगर कोई पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जाकर स्टोर हो जाता है। इसका वैल्यू इसीलिए हम लोग निगेटिव देते हैं। अब टोटल एनर्जी बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बराबर होगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर प्लस हाफ के जे डी स्क्वायर बाई आर। अब हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस हाफ के जे डी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा टोटल एनर्जी निकल गया। अब हम एक जगह नोट कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जे डी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जे डी स्क्वायर बाई आर, और टोटल एनर्जी बराबर हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब हम लोग को निकालना है टोटल एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रेडियस आर एन बराबर होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड के ई स्क्वायर। यही आर एन के बराबर हुआ। अब हम लोग इसी को टोटल एनर्जी में पुट कर देंगे आर का वैल्यू, तो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस हाफ के जे डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 पाई स्क्वायर ई के पावर 4 एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यही हमारा टोटल एनर्जी निकल गया। टोटल एनर्जी का वैल्यू हमारा यही हुआ। अगर हम लोग पाई का वैल्यू पुट करते हैं, ई का वैल्यू पुट करते हैं, एम का, के का, जेड का, एन का, एच का, जो कि पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, के 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.26 × 10⁻34 जूल सेकेंड है। इसको अगर हम लोग वैल्यू को सारे पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो होगा माइनस 21.69 × 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो होगा 13.6 × -13.6
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आइटम। ये कन्वर्सन है। हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होगा। 1 कैलोरी में भी अगर कन्वर्ट करना होगा कैलोरी यूनिट में भी, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.184 ये जूल। यही कन्वर्सन है, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखें कि इसमें जो टोटल एनर्जी है ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक होता है एटॉमिक नंबर और दूसरा होता है ऑर्बिट नंबर। टोटल एनर्जी ऑर्बिट के अनुसार किस तरह से बढ़ेगा घटेगा, तो अगर ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, ये निगेटिव साइन शो करता है। जेड होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का वैल्यू बढ़ने से टोटल एनर्जी का वैल्यू का होगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। अब हम लोग आगे बढ़ें इसका एप्लीकेशन में टोटल एनर्जी का, कि हम लोग लिख सकते हैं कि nth ई एन इजकल टू -21.69 इंटू 10 टू दी पावर -19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर आइटम। यही टोटल एनर्जी हो गया। अगर हम लोग चाहें E1 EN1 मतलब एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा, तो हम लोग -21.69 इंटू 10 टू दी पावर -19 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। EN2 बराबर होगा -21.69 इंटू 10 टू दी पावर -19 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं EN2 माइनस EN1 इज इक्वल टू -21.69 इंटू 10 टू दी पावर -19 जेड स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 21.69 इंटू 10 टू दी पावर -19 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि 21.69 इंटू 10 टू दी पावर -19 जेड स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। यही हो गया डेल्टा ई का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्बिट नंबर से किस ऑर्बिट नंबर में वो जा रहा है, या हायर से लोअर में जाए या लोअर से हायर में जाए, हम लोग उसके अनुसार डेल्टा ई का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अगर हम लोग का डेल्टा ई का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग ये ज़रूर ज्ञात कर लेंगे कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो रेडिएशन इमिट करता है, जो एनर्जी इमिट करता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा और वेवलेंथ कितना होगा। उसके लिए हम लोग फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। डेल्टा ई बराबर एच न्यू, एच बराबर सी बाई लेमडा, ये हम लोग जानते हैं। यही हो गया डेल्टा ई। हम इसके आधार पर फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे और इस फार्मूला के आधार पर उसका वेवलेंथ भी निकाल लेंगे। चूँकि एच का वैल्यू हमको मालूम है, सी का वैल्यू मालूम ही है, लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है, और वेरिएशन होगा न्यू और लेमडा में। तो इसके अनुसार हम लोग आराम से लेमडा का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग देखें एक टर्म आता है जिसको हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। देखिए रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है हम लोग थोड़ा सा देख लें। अगर हम लोग लिखते हैं कि डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1,
हम लोग टोटल एनर्जी तो देखे हुए हैं, इसमें होगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जेड और एन को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एन वन स्क्वायर और माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। यही हो गया, मतलब 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग का ये देखें कि डेल्टा ई बराबर होता है, हम लोग जानते हैं एच न्यू बराबर एच बाई सी लेमडा होता है। अब हम लोग लिखें कि 1 बाई लेमडा इजकल टू होता है न्यू वेव नंबर होता है, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 डिवाइडेड बाई एच क्यू सी 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो वही वैल्यू आता है 109677। अब वही हो गया 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर इंटू, अगर हाइड्रोजन है तो जेड इक्वल टू 1 कर देंगे फॉर हाइड्रोजन। अब 109,677 इसी को हम लोग कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट आर। इसको हम लोग ये माइनस नहीं रहेगा, आर 1 बाई एन वन स्क्वायर और माइनस 1 बाई 2 एन टू स्क्वायर। इसी का वैल्यू होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। आर इजक्वल टू होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी को हम लोग कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। जब मीटर में चेंज करना होगा उसके अनुसार हम अपना चेंज कर देंगे। इस तरह से हम लोग इन टोटल एनर्जी का डिटर्मिनेशन आराम से कर सकते हैं। अब एक चीज़ और हम लोग देख लें कि क्या रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। कौन सा रिलेशन है भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा, माइनस साइन रहेगा। वन बाई टू के अब देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब हम कंपेयर करें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में, तो टोटल एनर्जी माइनस हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ये दोनों में माइनस का रिलेशन है, यही दोनों में रिलेशन। एक चीज़ और हम लोग समझ लें, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा, घट जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन नेगेटिव साइन है, इसलिए आर के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। उसी तरह से आर का इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन आता है, इसलिए आर का वैल्यू बढ़ने से टोटल एनर्जी का वैल्यू का होगा, बढ़ जाएगा। अब एक चीज़ और हम लोग देख लें, 3 तरह का एनर्जी आता है। इसको हम लोग कहेंगे एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन, सेकेंड होता है एनर्जी ऑफ सेपरेशन और थर्ड होता है एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। ये देखिए तीनों एनर्जी क्या है, हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट में है, मान लीजिए यहाँ N1 है, यहाँ N2 है, ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन को N1 से अगर हम चाहते हैं कि निकालने बाहर या N2 से बाहर निकालने, मतलब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि बाहर निकालने, हटा दें, तो उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन। मतलब
minimum amount of energy which is required to remove an electron from the ground state of the atom, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन। सेकेंड होता है एनर्जी ऑफ सेपरेशन। अगर इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में हो जाता है कि बाहर निकल जाए, मतलब उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, उस कंडीशन में अगर हम लोग किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ सेपरेशन। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम, उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ सेपरेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और उसे इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर, तो उसी को हम जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको कहेंगे एनर्जी ऑफ सेपरेशन। थर्ड टर्म होता है एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करने में जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। अब हम लोग बोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ लिए, उसका एप्लीकेशन भी पढ़े। अब हम लोग इसको देख लें कि लिमिटेशन इसका क्या है। लिमिटेशन है सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। सबसे पहला लिमिटेशन है कि ये जो थ्योरी होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला केमिकल स्पीसीज के साथ ही एप्लीकेबल है। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, HI प्लस He प्लस है, Li2 प्लस है, इसी के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड में बोर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता है, केवल पार्टिकल नेचर पर ही ये बेस्ड होता है। सेकेंड। थर्ड में जो हम लोग देखते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से क्यों रिएक्शन करता है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करता है, इस थ्योरी के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। चौथा जो होता है इसमें कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, चाहे हाइड्रोजन से प्राप्त हो या जहाँ से भी प्राप्त हो, तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसमें स्प्लिटिंग होती है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से स्पेक्ट्रम जो होता है वे छोटे छोटे लाइन में स्प्लिट कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम लोग जीमैन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में भी वे छोटे छोटे डिफरेंट लाइन में स्प्लिट करता है, इसको हम लोग स्टोर्क इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बोर्स थ्योरी के द्वारा हम लोग नहीं कर पाएंगे, यही इसका लिमिटेशंस हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।